Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NORCET preparation, and in this video we are going to discuss about the NORCET PYQ of OBG. Okay, so we will solve the questions of OBG that already come in the NORCET. Okay, so the first question, that is a G2P1 woman with a history of previous LACS, previous lower segment cesarean section, is in एक्टिव लेबर. सो G2P1 वुमेन है ना, इन एक्टिव लेबर में है. ओके, शी डेवलप्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. ओके, on abdominal examination a visible horizontal groove that is known as constricting ring is noted. Very important question, is noted across the abdomen, suggesting risk of uterine rupture. Yes, what is the most appropriate interpretation of these findings? A, physiological retraction ring. B, pathological retraction ring. C, constriction ring of uterus that is known as Schroeder's rings. And D is uterine inversion. So हमने बहुत ही इजिली डी को तो एक्सक्लूड कर दिया. डी इज समथिंग कि यूटेराइन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, यूटरस टर्न इनसाइड आउट. तो यूटरस जो है इनसाइड टू आउटसाइड टर्न हो जाता है, एंड बेसिकली ये कब होता है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी. यूजुअली इट happens after delivery of baby, but यहाँ पे तो अभी तक बेबी डिलीवर नहीं हुआ है. सेकेंड थिंग कि दे आर जस्ट सेइंग कि a visible horizontal groove is noted across the abdomen, so it is not कि यूट्रस बाहर आ गया है. ठीक है, सो यूटेराइन इन्वर्जन क्या हो गया हमारा, गलत, लाइक एक्सक्लूड हो गया. कमिंग टू ABC, तो तीन हमें और एलिमिनेट करना है, तीन में से हमें एक को राइट ऑप्शन चूज करना है. सो दे आर सेइंग कि ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अ विजिबल हॉरिजॉन्टल ग्रुप कंस्ट्रिक्टिंग रिंग इज नोटेड अक्रॉस द एब्डोमेन, सजेस्टिंग रिस्क ऑफ यूटेराइन रप्चर. अगेन ए भी एक्सक्लूड हो गया. क्यों? बिकॉज फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग. सो फिजियोलॉजिकल इज समथिंग कि नॉर्मली ड्यूरिंग लेबर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देयर इज लाइक अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट जो है रिंग फॉर्म होता है, बट इट इज नॉट विजिबल एंड इट इज नॉर्मल होता है, एंड इट इज नॉट विजिबल. आपको बाहर से नहीं दिखेगा, एंड इट इज बिकॉज ऑफ कि अपर यूटेराइन सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. सो एक रिट्रैक्शन रिंग फॉर्म होता है, बट इट इज समथिंग द फिजियोलॉजिकल नॉर्मल थिंग है, आपको विजिबल भी नहीं होगा. सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग, है ना. फिजियोलॉजिकल में समथिंग इज नॉर्मल थिंग, बट यहाँ पे तो दे आर सेइंग कि यूटेराइन रप्चर हो सकता है, तो ये तो नॉर्मल तो नहीं है ना. तो ए भी हमारा रॉन्ग हो गया. कमिंग टू हमारे पास या तो बी ऑप्शन सही होगा या तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा. So for that you have to understand very important phenomena is that they are saying visible horizontal groove. So this is the basically image of visible horizontal groove. You can see very clearly कि ये हमारा upper uterine segment है and ये हमारा lower uterine segment है ना. मैं आपको लिख के दिखाती हूँ तो so that you get an idea very well. So this is our upper uterine segment and this is our lower uterine segment, है ना. So and बीच में आपको एक ऐसे रिंग फॉर्म दिख रहा है ना, एक ग्रुप फॉर्म दिख रहा है ना, ऐसे ग्रुप सा फॉर्म हो गया है ना. एक जैसे कि अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट दोनों सेपरेट हो चुके हैं, है ना. सो व्हाई इट इज हैपन, सो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो अपर यूटेराइन सेगमेंट है ना, इट इज वेल कॉन्ट्रैक्टेड, है ना. सो इट इज टोनिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है. इट इज टोनिकली कॉन्ट्रैक्टेड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज टेंस्ड है ना. एंड यहाँ पे ये थिक है. सो दिस इज थिक because of the tonically well contracted है upper uterine segment. Lower uterine segment वैस क्या है, it is relaxed, it is not contracting, है ना. it is not contracting, it is relaxed, and because of that it is thinned है. ठीक है ना, स्ट्रेस्ड में तो है बट इट इज रिलैक्स बिकॉज इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, है ना. सो लोअर यूटेराइन सेगमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, अपर यूटेराइन सेगमेंट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज थिक एंड इट इज थिन, एंड बीच में ग्रूव फॉर्म हो गया है. ठीक है, एंड बेसिकली दिस ग्रूव्स दैट इज ऑल्सो नोन एज बेंडल्स रिंग, एंड ये आपको पर एब्डोमिनली दिखेगा भी, लाइक विद द हेल्प ऑफ आई यू कैन सी ऑल्सो एंड फील भी कर पाओगे. सो सीन भी होगा एंड फिल्ट भी होगा, दोनों होगा. So basically it is seen in कहाँ पे, obstructed labor. So this Bendel's ring is seen in
ऑब्स्ट्रक्टेड लेवर, मतलब कि इफ द लेवर गेट ऑब्स्ट्रक्टेड, द अपर यूटेराइन सेगमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बट नीचे वाला जो सेगमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा है ना. सो अ रिंग इज फॉर्म दैट इज नोन एज रिट्रैक्शन रिंग और बेंडल्स रिंग. सो इट इज बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टेड लेवर. बट जो ये कंस्ट्रिक्शन रिंग है ना, दैट इज ऑल्सो नोन एज श्रोडर्स रिंग. सो ये जो श्रोडर रिंग है ना, that is because of the use of oxytocin, very like insidious use of oxytocin. It leads to localized spasm of uterus. So it is not the obstructed lever, it is because of the this constriction ring is basically because of the insidious use of oxytocin, and oxytocin क्या करेगा, spasm of uterus. So that is the localized spasm of uterus. So that is the main reason for constriction ring. But bundle ring और retraction ring का main reason क्या है, obstructed lever की वजह से है. एंड बेसिकली साइट एंड पोजीशन कहाँ पे, ये रिंग कहाँ पे फॉर्म होगा, बिटवीन द अपर एंड द लोअर यूटेराइन सेगमेंट के बीच में होगा. एंड इट इज पर एब्डोमिनली फेल्ट एंड सीन ऑल्सो. बट दिस कंस्ट्रिक्शन रिंग इज नॉट एबल टू सी, मतलब आपको ऐसे दिखेगा नहीं. आप पर वेजाइनली आप फील कर सकते हो, बट पर एब्डोमिनली यू विल नॉट एबल टू सी एंड नॉट एबल टू फेल्ट. एंड बेसिकली ये जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेवर है ना, ये जो बेंडल्स रिंग है ना, ये आपको कब मिलेगा, इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर. बट दिस कंस्ट्रिक्शन रिंग you will able to see in whether in it is first or second stage, because basically ये क्यों हो रहा है, because of the insidious use of oxytocin. तो ये फर्स्ट स्टेज में भी हो सकता है, सेकेंड स्टेज में भी हो सकता है, ठीक है. एंड दिस कंस्ट्रिक्शन रिंग सीन इन एनीवेयर, इट इज नॉट कि सिर्फ आपको अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट के बीच में होगा, इट कैन बी सीन एनीवेयर इन द यूट्रस, ठीक है. एंड इन बेंडल्स रिंग, जहां पे ये बेंडल्स रिंग फॉर्म हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टेड लेवर. सो मैटरनल क्या होगा, मदर डिहाइड्रेटेड होगी एंड देयर इज fetal distress होगा. बट इन कंस्ट्रिक्शन रिंग यूजुअली मदर इज नॉट डिहाइड्रेटेड और देयर इज नॉट fetal distress, इतना ज्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा. बिकॉज ऑफ क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द insidious use of oxytocin की वजह से हो रहा है. So because of that you will not able to see. And also in Bendel's ring, but fetal part is not felt, but in constriction ring fetal part is felt. And this Bendel's ring अगर है तो मैनेजमेंट क्या है, that is the सिजेरियन सेक्शन. हमें इमीडिएटली हमें सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना है. बट अगर कंस्ट्रिक्शन रिंग फॉर्म हो रहा है, देन द मैनेजमेंट इज कि हमें जो यूटेराइन जो बेसिकली ऑक्सीटोसिन की वजह से हुआ, तो ऑक्सीटोसिन स्टॉप करना होगा एंड हमें यूटेराइन रिलैक्सिन देना होगा, ठीक है. सो हमने यूटेराइन रिलैक्सिन दिया एंड आफ्टर गिविंग यूटेराइन रिलैक्सिन स्टिल अगर ये जो कंस्ट्रिक्शन रिंग अगर रिड्यूस नहीं होगा, देन हम सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं. बट द फर्स्ट मैनेजमेंट क्या होगा, यूटेराइन रिलैक्सिन. बट इन बेंडल्स रिंग द फर्स्ट मैनेजमेंट इज सिजेरियन सेक्शन, ठीक है. सो अब नाउ हम क्वेश्चंस पे आते हैं. इट इज पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग और बेंडल्स रिंग और कंस्ट्रिक्शन रिंग ऑफ द यूट्रस. सो it is the pathological retraction ring, है ना, because it is visible. They are saying na visible horizontal groove or constricting ring is noted across the abdomen, and of course this is very high risk of uterus rupture हो सकता है, या फिर सेकेंड इज fetal distress भी हो सकता है, ठीक है ना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो द करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर. दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कुछ भी पूछ सकते हैं ना, एनीथिंग दे कैन आस्क. सो दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, moving to the next question. A cardiotocography tracing shows a sinusoidal pattern. What does this indicate? Very important question. So देखो, मतलब कि जो ये CTG है, NST है, acceleration, deceleration, it is something very important. Like every time this question has asked. So ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए. So they are saying कि जो sinusoidal पैटर्न है, इट इज ऑल्सो नोन एज साइन वेव लाइक पैटर्न. सो साइनोसॉइडल पैटर्न और साइन वेव लाइक पैटर्न. सो ये कहाँ दिखता है, कोड कंप्रेशन में, फीटल एनीमिया में, फीटल हाइपोक्सिया में, या वेरिएबल डिसोलेशन में. सो देखो, कोड कंप्रेशन कहाँ दिखता है, इन कोड कंप्रेशन यू विल सी वेरिएबल डिसोलेशन, इट इज नॉट साइनोसॉइडल. सो ये हमारा गलत हो गया. फीटल हाइपोक्सिया की बात करते हैं. सो फीटल हाइपोक्सिया इज समथिंग द यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी एंड इट इज इन दैट क्या होता है, इसमें हमारा होता है लेट डिसोलेशन, ठीक है. सो ये भी हमारा एक्सक्लूड हो गया. कमिंग टू डी, दैट इज वेरिएबल डिसोलेशन, तो ये तो अलग ही है ना. सो ये तो हमारा गलत हो गया. कमिंग आंसर क्या है, दैट इज द फीटल एनीमिया, है ना. सो आपने अगर लेट सपोज आपको नहीं पता था तो बाय एलिमिनेटिंग भी ये वाला क्वेश्चंस कर सकते थे. बट इट इज वेरी सिंपल. साइनोसॉइडल और साइन वेव लाइक पैटर्न ऑन सीटीजी बेसिकली सीन इन कहाँ पे, इन फीटल एनीमिया.
सो फीटल एनीमिया पूछ सकते हैं, या फिर नेक्स्ट टाइम और क्या बोल सकते हैं वो, दैट इज दे कैन आस्क कि वासा प्रेविया में, क्योंकि वासा प्रेविया में बेसिकली क्या हो रहा है, बेबी का ब्लड लॉस हो रहा है, सो वासा प्रेविया में दिख सकता है साइन वेव लाइक पैटर्न। सेकेंड कंडीशन है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में दिख सकता है, या फिर RH आइसो इम्यूनाइजेशन में दिख सकता है ना। सो ये तीनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट टाइम दे कैन गिव यू लाइक वासा प्रेविया और ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम और RH आइसो इम्यूनाइजेशन और फीटल एनीमिया। इन दीज ऑल आपको CTG में क्या दिखेगा, यू विल सी साइन वेव पैटर्न और साइनोसॉइडल पैटर्न। सो करेक्ट आंसर इज B, very simple. Okay, moving to the next question. A G1 P0 woman at 34 weeks come for a routine antenatal visit. Okay, which of the following finding is not a normal finding in pregnancy? Very very important question. And one more thing I want to tell you, that in the question you have to very vigilant about some words that and because of that word you will end up into negative marking. Okay, so that is like not हो गया, yes हो गया, exclude हो गया, include हो गया, accept हो गया, है ना। so these are very trapping kind of word, है ना, ये आपको ट्रैप कर सकता है। so आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा विजिलेंट होना है ड्यूरिंग योर एग्जाम, because this will land up in your negative marking, and of course negative marking से this will cost you rank। ठीक है, सो दे आर सेइंग कि विच वन इज फाइंडिंग इज नॉट अ नॉर्मल फाइंडिंग, तो सारे के सारे नॉर्मल होंगे एक को छोड़ के। सो ऑनसेट ऑफ पफी फेस, yes it is the abnormal finding, but let's move to the next one. so ankle edema सोचो ये हमारा नॉर्मल फाइंडिंग है या एबनॉर्मल फाइंडिंग है। so you know very well ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ द इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस ऑफ द फंडस, बेसिकली व्हाट हैपन, जो वेना कबा है उस पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑन द वेना कबा, जो वीनस रिटर्न है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। सो वीनस रिटर्न क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑफ कोर्स मदर के जो एंकल में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। सो फॉर दैट हम क्या बोलते हैं मदर को, कि अपना लेग को ऊपर करके सो, है ना, थोड़ा देर के लिए ऊपर करो, है ना। सो एंकल एडिमा इज नॉर्मल फाइंडिंग, इट इज नॉट द एबनॉर्मल फाइंडिंग। सो ये हमारा रॉन्ग हो गया। कमिंग टू द बैक, यू नो वेरी वेल कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बैक इज वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस, है ना, ग्रेविड यूट्रस, है ना, पोस्चर चेंज हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बैक इज वेरी कॉमन। सो इट इज नॉट द एबनॉर्मल फाइंडिंग, इट इज अगेन रॉन्ग। डी है इंक्रीज्ड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यू नो वेरी वेल एज अ यूट्रस इज इनलार्जिंग, सो ये जो ब्लैडर है उस पर कंप्रेशन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है इन 34 वीक्स पे। सो इट इज ऑल्सो द नॉर्मल फाइंडिंग। सो ये भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट वन हो गया। सो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल हमारा है पफी फेस। एंड यू नो वेरी वेल जब आपने प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन पढ़ा होगा, यू विल सी कि पफी फेस इज नॉट द नॉर्मल फाइंडिंग। पफी फेस इंडिकेट कि देयर इज प्रोटीनूरिया हो सकता है ना, बीपी हाई हो सकता है। सो इट इज समथिंग की एबनॉर्मल चीज है, वी हैव टू विजिलेंट फॉर दैट, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। Moving to the next question, that is, a pregnant woman in her second trimester complain of frequent heartburn and acid reflux, okay, especially after meals. ठीक है, the nurse understand that this symptoms is most likely due to which of the following causes? A, relaxation of lower esophageal sphincter. Yes, देखो during pregnancy basically what happen, प्रोजेस्टेरोन होता है ना, प्रोजेस्टेरोन तो होता ही होता है, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल, एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल इट विल लीड्स टू रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। एंड आप खुद सोचो, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है दे विल रिलैक्स, तो क्या होगा, एसिड जो स्टमक से जो कंटेंट है, जो एसिड है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लक्स हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ द रिफ्लक्स ऑफ दैट एसिड कंटेंट इट विल लीड्स टू heartburn. So that is very common finding, है ना। So heartburn, so that is the relaxation of lower esophageal sphincter. Let's suppose हम second third भी पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे हमें A पढ़ने पे if we get the right answer still we have to read all the options, and by eliminating we have to choose the most appropriate answer. Always I am saying you that, है ना। So B है decreased gastric motility due to pregnancy hormone. Yes, gastric motility decrease होती है, but because of the decreased gastric motility acid reflux नहीं होगा, क्या होगा, there is delay
डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग, है ना। सो गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट मदर को जल्दी भूख नहीं लगेगी, है ना। सो हार्ट बर्न इज बिकॉज ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स होने की वजह से होता है। सो ये हमारा गलत हो गया। सी है इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इन प्रेगनेंसी, जो बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एसिड सिक्रेशन इंक्रीज नहीं होता है, इट इज रॉन्ग। डी है डुओडेनो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, इट इज ऑल्सो नॉट अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेट्स सपोज अगर ये होगा भी, डुओडेनो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होगा भी, तो यहाँ से कंटेंट, डुओडेनम से कंटेंट कहाँ आएगा, हमारे स्टमक में आएगा, इट इज नॉट कि आपको इसोफेगस में आ जाएगा। सो ये भी हमारा गलत हो गया। सो द नर्स अंडरस्टैंड दैट दिस सिम्टम्स इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज, इट इज बिकॉज ऑफ द ए। One more thing I want to tell you that during exam what you have to do, जो लास्ट लाइन होता है ना, लेट्स सपोज आपने क्वेश्चंस पढ़ा, लास्ट लाइन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होके पढ़ना है, या फिर आपको 2 बार पढ़ना है तो 2 बार भी पढ़ सकते हो, बिकॉज लास्ट लाइन इज समथिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज लास्ट लाइन में ही तो वो क्वेश्चंस पूछते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे भी देख लो आप, लास्ट लाइन में उन्होंने बोला कि द नर्स अंडरस्टैंड दिस सिम्टम्स इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस, सो बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट द कॉजेज ऑफ दिस हार्ट बर्न। सो लास्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो लास्ट लाइन आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस होके पढ़ना है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अकॉर्डिंग टू द, देखो टिल नाउ हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़ा, आप सोचो एक भी क्वेश्चन कुछ बाहर से आया था, जो भी चीजें हमने पढ़ी है ड्यूरिंग आवर लेक्चर टाइम, वही सारी चीजें आई है, वही सारे का कॉन्सेप्ट आया है ना। सो आपको ये नहीं सोचने की यार पता नहीं जो मैं पढ़ा रही हूँ इनफ है या नहीं, ऑफ कोर्स इट इज इनफ फॉर यू इफ यू स्टडी इन वेरी वेल मैनर्ड। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने बहुत बार रिविजन किया है, इट इज मोर एंड मोर इनफ, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ICMR 2020 गाइडलाइंस, अ प्रेग्नेंट वुमेन विथ नॉर्मल BMI एंड मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल BMI है, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी है, इज इन हर सेकेंड ट्राइमेस्टर, ओके। द नर्स इज टीचिंग हर अबाउट डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट recommendation? It means they are asking about the daily energy or daily calorie requirement, है ना। So daily calorie requirement भी मैंने बताया आपको। So in the फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें 0 किलो कैलोरी चाहिए, मतलब कि 0 इन द सेंस कि जितना आपका नॉर्मल कैलोरीज आप लेते हो उतना ही चाहिए, एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं चाहिए होता है हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, है ना। दिस इज द एक्स्ट्रा कैलोरी, दिस इज द एक्स्ट्रा कैलोरी, ठीक है, एक्स्ट्रा कैलोरी, ठीक है। ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें 340 किलो कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा चाहिए, है ना। सो जो भी आपका नॉर्मल है उससे एक्स्ट्रा 340 किलो कैलोरी चाहिए। एंड इन थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 452, है ना, 452 किलो कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। बट दे आर आस्किंग टोटल कि कितना किलो कैलोरी होगा। सो मतलब कि हमें एक नॉर्मल भी पता होना चाहिए कि नॉर्मल BMI, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी के लिए नॉर्मली कितना किलो कैलोरी चाहिए। सो यू नो वेरी वेल, ये नहीं पता था सारे क्वेश्चन सबको, सो इसलिए मैंने ये सारा लिखा है कि मे बी दे सेकेंड टाइम दे कैन आस्क अबाउट द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, है ना। सो फॉर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इफ समबडी इज सेडेंटरी, है ना, उनका ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, बैठने वाला काम है, सो फॉर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो कितना किलो कैलोरी चाहिए हमें फॉर पर डे, दैट इज 1660 किलो कैलोरी पर डे। फॉर मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी के लिए वी नीड 2130 किलो कैलोरी पर डे। एंड फॉर हैवी, जो हैवी होते हैं, हैवी वर्कर्स के लिए वी नीड 2720 किलो कैलोरी पर डे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। फॉर वुमेन दिस ऑल आर फॉर वुमेन, मैन के लिए अलग होता है। ऑफ कोर्स हम प्रेग्नेंट लेडी का देखेंगे, हम वुमेन का ही देखेंगे, ठीक है ना। सो इसमें से दे आर आस्किंग कि ये मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी है, सो मॉडरेट के लिए हमें 2130 चाहिए। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में है तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 340, है ना। सो कितना हो जाएगा, 3473142, है ना। सो एक्स्ट्रा कितना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, इट इज अप्रोक्सीमेटली, सो 2470 में एक्स्ट्रा चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन है 2140 किलो कैलोरी पर डे, रॉन्ग। बी है 2480, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली टू 2470, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। सी पढ़ते हैं 2600, ये हमारा क्या है, ये
बहुत ही ज्यादा है, ये गलत हो गया। एंड डी 2700 ये भी हमारा बहुत ही ज्यादा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा होगा बी 2480 किलो कैलोरी पर डे। सो आपको ये याद रखना है 1660 2130 अप्रोक्सीमेटली 10-15 आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। 2720 सो ये सेडेंटरी मॉडरेट एंड हैवी फिजिकल एक्टिविटी। फर्स्ट टाइम ट्राइमेस्टर में हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए होता है, सेकंड में हमें 340 एक्स्ट्रा चाहिए होता है, एंड थर्ड में हमें 452 एक्स्ट्रा चाहिए होता है। सो देखो, this is something the number, right? And the number is something that we easily tend to forget, है ना। this is like we have the capacity कि हम बहुत ही जल्दी numbers को भूल जाते हैं। like for me it's very very कि मैं बहुत जल्दी नंबर्स को भूल जाती हूँ। इफ यू आर ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी, सो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट दिस नंबर इन सम नोटबुक जो कि आप बहुत डेली फ्रिक्वेंट आप उसको रिवाइज कर रहे हो, एंड बिफोर द डे ऑफ एग्जाम, लाइक जिस दिन आप उठोगे एग्जाम देने जाओगे, उससे एक ऐसी नोटबुक आपके पास बनानी है जो कि लाइक ग्रुप ऑफ थिंग उसमें एडेड होगा, एंड वो बिफोर एग्जाम लाइक 3 to 4 आवर्स पहले आप थोड़ा सा देख के जाना है, उसमें ये नंबर्स इंक्लूड कर लो, सो दैट जस्ट बिफोर एग्जाम आपने देखा, सो यू विल इजिली रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स, है ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, moving to the next question, a pregnant woman undergoes a modified physical profile, you know, modified biophysical profile. So modified, very very important. So modified biophysical profile में क्या चीजें होती है? एक तो हमारा होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, प्लस और क्या होता है, that is amniotic fluid index, ठीक है। And this NST will tell you about the acute distress of newborn, and this amniotic fluid index will tell you about the chronic distress, ठीक है, ठीक है। So a pregnant woman undergoes a modified biophysical profile. The NST result is non-reactive, very very important, as the nurse considers the next step in fetal surveillance. Which of the following is most appropriate? देखो, you know very well, मैंने आपको बताया है कि हम पहले modified biophysical profile करते हैं, this is the best, है ना। If the modified बायोफिजिकल प्रोफाइल में हमारा एक एनएसटी है, एक हमारा एएफआई है, इफ एनी ऑफ दीज इज एबनॉर्मल, एनएसटी या फिर एएफआई, एनी ऑफ दिस, दोनों एबनॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, इफ एनी ऑफ दिस इज एबनॉर्मल, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू डू अ कंप्लीट बायोफिजिकल प्रोफाइल, है ना। जो कंप्लीट बायोफिजिकल वाला है ना, वो हमें करना है, जिसमें हमारे पास पूरे 5 कंपोनेंट्स है, दैट इज फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, फीटल ग्रॉस बॉडी मूवमेंट, फीटल टोन, अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एंड एनएसटी। सो ये 5 कंपोनेंट्स वाला हमें फुल बीपीपी करना है, फुल बीपीपी करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। सो दे आर आस्किंग कि एज द नर्स कंसीडर्स द नेक्स्ट स्टेप इन फीटल सर्वेलियंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? बीपीपी होना चाहिए। सो क्या ऑप्शन में बीपीपी है? ए, assess fetal breathing movement, assess fetal tone. So these are the component of BPP. It is not the BPP. हमें full BPP करना है, but these are the component of BPP. ठीक है। C है perform contraction stress test and D is the repeat NST after 1 week. ये तो बिल्कुल like जो बिल्कुल नहीं भी पढ़ा होगा ना, वो भी इसको एक्सक्लूड कर देगा, एलिमिनेट कर देगा कि यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, एनएसटी नॉन रिएक्टिव आया है। सो ऑफ कोर्स आप एक हफ्ते तक वेट तो नहीं कर सकते हो ना, सो ये हमारा गलत हो गया। तो आंसर हमारा ए होगा, बी होगा या फिर सी होगा। बट मैंने आपको क्या बोला कि हमने मॉडिफाइड बीपीपी किया, एंड आफ्टर मॉडिफाइड बीपीपी में एनएसटी नॉन रिएक्टिव है, देन वी हैव टू डू नेक्स्ट स्टेप क्या है, दैट इज द फुल बीपीपी। बट यहाँ पे उन्होंने फुल बीपीपी नहीं दिया है, दे आर गिविंग द कंपोनेंट्स ऑफ द फुल बीपीपी, ठीक है। सो हम या तो फुल बीपीपी कर सकते हैं या फिर हम कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, बट द बेस्ट इज बीपीपी करते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने बीपीपी का फुल नहीं दे रखा है, सो हमारा नेक्स्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, दैट इज द परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Okay, moving to the next question, that is a laboring woman is receiving oxytocin infusion for induction. The nurse observed that she is having 5 uterine contraction in 10 minutes. So कितना है? 5 contraction in 10 minutes, and that is known as tachysystole. Very important. So more than or 5 contraction in 10 minutes is known as
टेकी सिस्टोल, मतलब कि यूट्रस क्या हो रखा है, हाइपर स्टिमुलेट हो रखा है, एंड यूट्रस हाइपर स्टिमुलेट हो रखा है, एंड अगर आपने फर्दर आपने मैनेज नहीं किया तो क्या हो सकता है, यूटेराइन रप्चर हो सकता है, ठीक है ना। सो लेबरिंग वुमन इज रिसीविंग ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन फॉर इंडक्शन, द नर्स ऑब्जर्व दैट शी इज हैविंग 5 यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स ईच लास्टिंग अबाउट 70 सेकेंड, है ना। सो इंटेंसिटी भी ज्यादा है एंड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। व्हाट शुड बी द नर्सेस प्रायोरिटी एक्शन, ए इंक्रीज ऑक्सीटोसिन डोज, आप खुद सोचो, आप इंडक्शन कर रहे हैं, है ना, यू आर गिविंग ऑक्सीटोसिन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर एंड ऑलरेडी यहाँ पे टेकिस इंस्टॉल हो रखा है, तो क्या आप और ऑक्सीटोसिन इंक्रीज करोगे? नो, इट इज समथिंग कि आप मतलब पेशेंट को मारना चाहते हो ना, सो इट इज रॉन्ग। बी कंटिन्यू मॉनिटरिंग, यस कंटिन्यू मॉनिटरिंग ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, लाइक बट यहाँ पे उन्होंने बोला है प्रायोरिटी, तो सी पढ़ते हैं, सी है स्टॉप और टर्न ऑफ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज समथिंग हमें करना है। अगर टेकिस स्टोल हो रहा है, इट कैन लीड टू यूटेराइन हाइपरस्टिमुलेशन, यूटेराइन रप्चर हो सकता है। सो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, वी हैव टू स्टॉप और टर्न ऑफ द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, एंड मॉनिटरिंग तो करनी है, एंड देन हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना। एंड डी इनकरेज पेशेंट टू पुश, तो पुश बेसिकली कब करना होता है, जब सर्विक्स जो है फुल्ली डायलेटेड हो जाएगा, व्हेन सर्विक्स इज फुल्ली डायलेटेड, है ना, देन वी हैव टू इनकरेज द मदर टू पुश। बट यहाँ पे उन्होंने ये कुछ नहीं बताया है कि जो सर्विक्स है वो डायलेटेड हुआ है या नहीं हुआ है, सो इट इज अगेन रॉन्ग, ए इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। कमिंग टू आंसर, या तो हो सकता है बी या हो सकता है सी, बट आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज स्टॉप द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, तो करेक्ट आंसर क्या हमारा है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो I think you understand this all the question, very important question, and if you have studied all the OBG lecture, this all question is very easy for you people, and if you are not able to solve these questions even after study the OBG lecture, it means there is lack of revision, so you have to focus on revision and revision. नथिंग एक्स्ट्रा यू हैव टू एड इट, जस्ट वट एवर यू हैव स्टडीड वो आपको एकदम पक्का वाला करना है, ठीक है। सो that's all about today. Thank you so much. And yes, of course, in the last I want to say that keep focus on previous year topics and previous year questions, very important, and revision, ठीक है। सो जो भी PYT टॉपिक है ऑलरेडी मैंने आपको वो लिस्ट सारा दे दिया है ना। सो अगर उसमें से अगर आपको कोई भी वीक है उसको आप स्ट्रॉन्ग करो, PYQ प्रैक्टिस करो। कहाँ से PYQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपने ये बुक ले रखी है, वेल एंड गुड, दैट इज मिशन ओल्ड पेपर, एंड इफ यू हैव नॉट टेकन दिस बुक तो आप मिशन हाई नर्सिंग की ऐप से डाउनलोड करके वहां पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पे PDF अवेलेबल है, ठीक है। सो एज योर विश, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।